गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 12th की पेड क्लास की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है, इसकी 15वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 15वीं क्लास में आज हम लोग प्रोज के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। मींस आपके प्रोज में जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, आज की इस क्लास में उन सभी को कवर कराएंगे। और टोटल आपको 32 प्रश्न कराने वाले हैं, मींस 32 क्वेश्चन कराने वाले हैं। और प्रत्येक चैप्टर से चार चार इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हमने लिए हुए हैं। इस तरह से आपके 8 चैप्टर हैं, तो 8 गुणे 4 करोगे तो 32 प्रश्न हो जाएंगे। तो आज की इस क्लास में टोटल 32 प्रश्न आपको कराने वाले हैं। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 8 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहां पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो ये आपका जो है लिटरेचर का सिलेबस है। और इस लिटरेचर के सिलेबस में देखिए, प्रोज वाले सेक्शन में देखिए छठा पॉइंट दिए हुए हैं, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रत्येक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो 2 है तो जाहिर सी बात है आपका 8 नंबर का हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर पक्के होने वाले हैं। और एक क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, अब प्रोज की आपकी 5-6 क्लास जितनी होंगी सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, क्योंकि यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इन क्लासेस को आप मिस तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। बाकी अब क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर अगर आपने कहीं पर भी क्लास को शेयर किया तो सीधे आपको पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको इस क्रैश कोर्स के ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर ना करें। तो अब भैया हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर देखिए आपका लिखा गया है ऊपर चैप्टर 1 द लास्ट लेसन। अब आपको चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं चाहे सभी चैप्टर वाइज है, मींस पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह से आपको जो है इस क्लास में सभी चीजें मिलेंगी। मींस सभी 32 प्रश्न आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। अब भैया पहला चैप्टर आपका क्या है, द लास्ट लेसन है। अब इस द लास्ट लेसन का कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर देखिए पहला ही प्रश्न है। और ये जो पहला प्रश्न है ये यूपी बोर्ड 2022 की इजी सेट में और यूपी बोर्ड 2023 के जेड सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो दोनों वर्ष में लगातार पूछा गया है, तो भैया इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है, whom did एम हेमल ब्लेम, किसको एम हेमल ब्लेम करते हैं, मींस दोषारोपित करते हैं फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, मींस पढ़ाई में जो है इग्नोरेंस के लिए, मींस अज्ञानता के लिए, कमी के लिए किसको जो है एम हेमल ब्लेम करते हैं, दोषारोपित करते हैं। एंड वाई, और क्यों करते हैं। तो प्यार जी आपको पता है कि एम हेमल जब वहां से जाने वाले होते हैं तो वह कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई जो नहीं अच्छे से हो पाई, इसमें केवल बच्चे ही नहीं दोषी हैं, हम भी दोषी हैं और बच्चों के पेरेंट्स भी दोषी हैं। तो अब आप सोचोगे कैसे एमएमएल दोषी थे, तो एमएमएल इस प्रकार से दोषी थे क्योंकि वह छुट्टियां कर देते थे, हॉलीडे कर देते थे, छुट्टियां कर देते थे। जब मछली पकड़ने जाते थे तो छुट्टियां कर देते थे। तो इसलिए जो है वह स्वयं को, अपने आप को दोषारोपित करते हैं। और पेरेंट्स को कैसे कहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के स्कूल ही नहीं भेजते थे, वह जो है बच्चों को काम करने के लिए किसी फॉर्म पे काम करने के लिए या फिर किसी शॉप पे काम करने के लिए भेज देते थे। इसलिए वह उनके पेरेंट्स को भी क्या करते हैं, जिम्मेदार ठहराते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, पेरेंट्स जिम्मेदार हो गए, खुद एमएमएल जिम्मेदार हो गए। और दोनों लोग क्यों जिम्मेदार हैं, वाई वाला जो प्रश्न था, दोनों लोग क्यों जिम्मेदार हैं, दोनों को हमने उसका भी रीजन बता दिए। पेरेंट्स जो है बच्चों को काम करने के लिए भेज देते थे, ये हॉलीडे कर देते थे, जो है मछली पकड़ने चले जाते थे। तो इसलिए दोनों लोग अलग अलग जिम्मेदार हैं। तो दोनों का रीजन हो गया कि क्यों दोनों जिम्मेदार हैं। तो अब उसका भी आपको आगे बताएंगे उत्तर। और यही प्रश्न कुछ इस तरह से जो है 2023 के जेड सेट में पूछा गया कि whom did एमएमएल blame for not paying proper attention to the study of French। सेम वही चीज पूछा गया है, बस थोड़ा सा शब्दों का परिवर्तन कर दिया गया है, बाकी चीज वही है। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, यहां पर देखिए, फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, मींस पहली बात तो जो है पढ़ाई में अज्ञानता के लिए, कमी
कमी के लिए एम हेमल ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स। एम हेमल उनके माता पिता को ब्लेम करते हैं, दोषारोपित करते हैं, हु प्रीफर्ड देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, जो उन्हें जो है कहाँ पर काम करने के लिए भेजते थे, जो है किसी फार्म पे काम करने के लिए भेज देते थे या फिर किसी मिल पर काम करने के लिए भेज देते थे। एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, और उसके बाद वह स्वयं को भी दोषारोपित ठहराते हैं फॉर गिविंग देम हॉलीडेज। क्यों जो है दोषारोपित ठहराते हैं? फॉर गिविंग देम हॉलीडेज मींस उन्हें छुट्टियां देने की वजह से अपने आप को दोषारोपित ठहराते हैं कि एमएमएल को जरा सा भी काम हुआ तुरंत जो है बच्चों की छुट्टियां कर देते हैं, तो इसलिए जो है वह अपने आप को भी क्या करते हैं? दोषारोपित ठहराते हैं। तो ये हो गया आपका पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। उत्तर क्या हुआ? फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एमएमएल ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स हु प्रीफर्ड देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मील्स, एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू फॉर गिविंग देम हॉलीडेज। आगे भैया बढ़े दूसरे प्रश्न की तरफ, और एकदम मक्खन जैसा इसी तरह से आपको सभी 32 प्रश्न कराने वाले हैं, और इन 32 प्रश्न को तो आप भूल नहीं सकते हैं। इस तरह से आपको बताएंगे और इसी तरह से आपको कवर भी करना है। अब यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न इस चैप्टर से है। प्रश्न क्या है? What did एम हेमल से? एम हेमल ने क्या कहा अबाउट द लैंग्वेज मीन्स भाषा के बारे में, एंड इट्स इंपॉर्टेंस और इसके महत्व के बारे में। मीन्स एम हेमल भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के दो सेट में पूछा गया है और 2023 के जेडडब्ल्यू सेट में पूछा गया है, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम हेमल ने भाषा के बारे में क्या कहा हुआ था? ठीक है, एम हेमल ने भाषा के बारे में क्या कहा था कि भाषा किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो है ऐसा माना जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति अपनी भाषा से जुड़ा हुआ है, अगर वह किसी के अधीन भी आ गया, किसी का गुलाम भी आ गया, तो उसके आजाद होने की संभावना बनी होती है। इसलिए किसी भी देश के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इसके महत्व के बारे में क्या कहा और भाषा के बारे में क्या कहा। अब देखिए उसका उत्तर कैसे लिखे हैं। एम हेमल सेड, एम हेमल ने कहा, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वंस कंट्री, मींस किसी भी देश के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। एंड अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस और इसके महत्व के बारे में ही सेड, उन्होंने कहा कि व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब कोई व्यक्ति किसी का गुलाम बन जाता है, इंस्लेव्ड मींस होता है गुलाम बनना, जब कोई व्यक्ति किसी का गुलाम बन जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, इट इज एज इफ, तब ऐसे कि मानो ऐसा की होता है कि दे हैड टू की टू देयर प्रिजन, कि उनके पास चाबी है, टू देयर प्रिजन मींस अपनी जो है जेल की, तब ऐसा माना जाता है कि उनके पास अपनी जेल की क्या है? चाबी है, अगर वे अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया आपका इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो उत्तर क्या है? एम हेमल सेड लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वंस कंट्री, एंड अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस ही सेड व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, as long as they hold fast to their language, it is as if they had to keep to their prison। तो भैया ये दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। अब यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है। इन दी लास्ट लेसन में नेम दी कंट्रीज हु वर फाइटिंग, मींस उन देशों का नाम लिखिए जो एक दूसरे से लड़ रहे थे, एंड डिस्क्राइब कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और बुलेटिन बोर्ड की सामग्री को आप लिखिए कि उसमें कौन सी सूचना लिखी गई थी। तो भैया जो है कौन से देश लड़ रहे थे? आपका फ्रांस और प्रूसिया लड़ रहे थे ना, तो उसे आप लिख दोगे। और बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा गया था कि अल्सास और लॉरेन को जो है कब्जा कर लिया गया है, इससे स्थान को खाली करना है ना, तभी तो एम हेमल वहां से जा रहे थे। तो जो है अब यहाँ पर जर्मनी का कब्जा हो गया है ना, तो यही जो है लिखा गया था, तो उसी चीज को आपको जो है बुलेटिन बोर्ड के इंफॉर्मेशन में लिख देना है। तो देखिए जो है कैसे लिखे हुए हैं, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के ए सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए कैसे लिखे हैं। फ्रांस एंड प्रूसिया वर फाइटिंग इन द लास्ट लेसन, मींस इस द लास्ट लेसन में कौन लड़ा था? फ्रांस और प्रूसिया लड़ रहे थे। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि कौन सा देश लड़ रहे थे, ये पहले प्रश्न का उत्तर। और दूसरा प्रश्न है कि बुलेटिन बोर्ड में कौन सी सामग्री लिखी गई थी, उसको आपको लिखना है। तो देखिए लिखे हुए हैं, द बुलेटिन बोर्ड डिस्प्लेड, मींस बुलेटिन बोर्ड में था, द न्यूज मींस समाचार, दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, की एक आदेश से बर्लिन से आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन,
कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल क्या पढ़ाया जाए, जर्मन पढ़ाया जाए, यही जो है इंफॉर्मेशन आई हुई थी। तो आपका जो है ये हो जाएगा इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, फ्रांस एंड प्रूसिया वर फाइटिंग इन द लास्ट लेसन, द बुलेटिन बोर्ड डिस्प्लेड द न्यूज दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। तो भैया ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब यहां पर देखिए इस चैप्टर का चौथा और जो है लास्ट प्रश्न है, मींस इस चैप्टर का चौथा और अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है, What did Fringe think? फ्रिंज ने क्या सोचा आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, मींस अंतिम पार्ट के बारे में सुन करके फ्रिंज ने क्या सोचा। तो भैया फ्रिंज ने यही सोचा ना कि अभी तो वह बहुमुश्किलन सीखा था कि हाउ टू राइट, लिखते कैसे हैं, ठीक है, और ये भी वह सोचा कि अब तो वह आगे पढ़ नहीं पाएगा, अब आगे जो है क्योंकि जो है वह फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ नहीं पाएगा, तो इसलिए अपने आप को बहुत दुखी महसूस किया। जो नहीं वह पढ़ाई कर रहा था, पीछे जो उसने नहीं पढ़ाई किया, जो फ्रेंच को जो है उसने अच्छे से नहीं सीखा, लापरवाही किया, उस बात के लिए वह दुखी महसूस करता है। तो ये चीज होता है। तो अब देखिए लिखे हुए हैं, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में सुन करके फ्रिंज थॉट, फ्रिंज ने सोचा दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कि वह अभी तो बहुत मुश्किलन ही सीखा है कि हाउ टू राइट मींस कैसे लिखते हैं। ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब वह और कुछ नहीं सीख पाएगा। एंड ही आल्सो फेल्ट सॉरी, और वह दुखी भी महसूस किया फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, अपने पाठों को याद न करने के लिए वह दुखी भी महसूस किया। तो भैया ये हो गया आपके चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, फ्रेंज थॉट दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, एंड ही आल्सो फील्ड सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स। तो भैया ये हो गया चौथा प्रश्न आपका। पहले चैप्टर से यही चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हुए हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर की तरफ। दूसरा चैप्टर का नाम आपके सामने क्या है, लास्ट स्प्रिंग है। अब हम लोग लास्ट स्प्रिंग के इंपॉर्टेंट चार क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यहां पर देखिए चैप्टर 2 लास्ट स्प्रिंग लिखा गया है, उसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, और ये पहला प्रश्न जो है यूपी बोर्ड 2023 के एबी और जेडीएक्स दो सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है, व्हाट डू द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। व्हाट डू द इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट मींस होता है निवासी, क्या निवासी ऑफ सीमापुरी मींस सीमापुरी के निवासी क्या करते थे, डू फॉर देयर सर्वाइवल मींस अपने जीवन यापन के लिए, मींस जो है सीमापुरी के जो निवासी थे अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे। तो भैया सीमापुरी के जो इनहेबिटेंट थे वे अपनी जो है सर्वाइवल, अपनी जो है जीवन यापन के लिए क्या करते थे, तो वह जो है कूड़ा करकट को इकट्ठा, जो उसमें सेलेबल कूड़ा करकट होता था जिससे वह बेच सके, उसे इकट्ठा करते थे और उसी को बेच करके अपना जीवन यापन चला रहे थे। तो यही वे करते थे। अब देखिए वही लिखे हुए हैं, द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी मींस सीमापुरी के निवासी, डू फॉर देयर सर्वाइवल मींस अपने जो है जीवन यापन के लिए करते थे, टू कलेक्ट रबिश वह कूड़ा करकट को जो है इकट्ठा करते थे, देयर ओनली मींस ऑफ लिवलीहुड मींस जो है उनके जीवन यापन का एक ही जो है माध्यम था, फाइंडिंग सेलेबल आइटम्स मींस जो है जो बेचा जा सके ऐसे सामग्रियों को खोजना, फ्रॉम रबिश मींस कूड़ा करकट से ऐसी सामग्रियों को खोजना ही उनका जो है जीवन यापन का साधन था। तो ये हो गया आपके इस पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग छठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल टू कलेक्ट रबिश, देयर ओनली मींस ऑफ लिवलीहुड, फाइंडिंग सेलेबल आइटम्स फ्रॉम रबिश। तो भैया ये हो गया पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। अब चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। अब यहां पर देखिए छठा प्रश्न आपके सामने है, और ये छठा प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ और 2023 के जेडीएक्स सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आपके सामने जो है प्रश्न है, ठीक है। अब प्रश्न क्या है ध्यान से देखिए, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, हु वाज मुकेश मींस मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग वह कहां से बिलोंग करता था, व्हाट वाज हिज एम्बिशन उसकी इच्छा क्या थी, ठीक है। तो अब मुकेश कौन था, मुकेश एक जो है गरीब परिवार का लड़का था,
ठीक है, और जिसके माता पिता क्या करते थे, फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाते थे। तो ये हो गया। बाकी उसका एम्बिशन एम्बिशन क्या था, उसका लक्ष्य उद्देश्य क्या था, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। यही उसका लक्ष्य था ना, मुकेश का लक्ष्य यही था ना, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो आप जो है उसी चीज को क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, मोटर मैकेनिक को आप क्या कर देंगे, उसके लक्ष्य को लिख देंगे कि वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो अब देखिए लिखे हुए हैं। अब जो पहला प्रश्न है, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था और वेयर डिड ही बिलोंग, वह कहां से बिलोंग करता था। इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर फैमिली, मींस मुकेश एक गरीब परिवार का बेटा था। हुज फादर वाज अ पुअर बेंगल मेकर, जिसके पिता एक गरीब जो है चूड़ी बनाने वाले थे। इन फिरोजाबाद, मींस फिरोजाबाद में जिसके पिता एक गरीब चूड़ी बनाने वाले थे। तो ये हो गया, कहां से बिलोंग करता था, तो फिरोजाबाद हो गया। और कौन था, तो ये उसका जो है हो गया। और दूसरा प्रश्न है, व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। हिज एम्बिशन वाज, उसका उद्देश्य था, क्या था, टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, मींस एक मोटर मैकेनिक बनना। उसका उद्देश्य क्या था, एक मोटर मैकेनिक बनना उसका उद्देश्य था। तो ये हमने यहां पर लिख दिए कि हिज एम्बिशन वाज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। उसका एम्बिशन, उसका लक्ष्य जो है, उसका जो है उसका क्या था, उद्देश्य क्या था, मोटर मैकेनिक बनना। इस चीज को हमने यहां पर दिखा दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो है तीन प्रश्न पूछे गए थे। हमने तीनों प्रश्न का आपको जो है जवाब एक एक करके यहां पर दे दिए, यहां पर जो है आपको बता दिए हुए हैं। और उम्मीद करते हैं आपको सभी तीनों प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, कहीं कोई इसमें जो है दिक्कत नहीं हुई होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहां पर अगला प्रश्न आपके सामने है। सातवां प्रश्न है, वाई डिड साहब ज्वाइन दी जॉब एट मिल्क बूथ। साहब ने जो है मिल्क बूथ पर जो है मीन्स दुकान पर जो है, मिल्क बूथ मीन्स जो चाय वाली दुकान थी, मीन्स जो है मिल्क बूथ पर जो है साहब ने नौकरी क्यों ज्वाइन किया। तो भैया मिल्क बूथ पे क्यों जो है साहब ने जो नौकरी ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि उसका खर्चा नहीं चल रहा, तो उससे अधिक पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए जो है उसने मिल्क बूथ पर जॉब ज्वाइन किया हुआ था। अगला सेम प्रश्न है, व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, वहां पर अपनी सेवा के लिए उसे क्या दिया जाता था। तो भैया उसे 800 रुपये दिया जाता था और सभी मील का उसे भोजन दिया जाता था। तो ये आपका जो है ये आपका हो जाएगा, सातवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब सातवें प्रश्न का उत्तर एक बार और देख लेते हैं, उसके बाद आठवें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये सातवां प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ई सेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर क्या लिखे हुए हैं, एक बार फिर से देखिए। साहब ज्वाइंड अ जॉब एट मिल्क बूथ बिकॉज ही नीडेड मोर मनी, ही वाज पेड 800 रुपीज एंड ऑल टाइम हिज मील्स फॉर हिज सर्विस। तो भैया ये हो गया जो है आपका जो है, ये आपका जो है उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है आपका आठवां प्रश्न। यहां पर देखिए आपके सामने आठवां प्रश्न है और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो आपका आठवां प्रश्न है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस, क्या महत्व था आप गार्बेज मींस कूड़ा करकट का, फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी मींस सीमापुरी में बच्चों के लिए कूड़ा करकट का जो है महत्व क्या था। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के इजी और 2023 के जेड सेट में पूछा गया है। मतलब दोनों वर्ष में लगातार ये प्रश्न पूछा गया है। और आप लोग देख रहे हैं 2022-23 के ही प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो भैया इसलिए क्योंकि आपका ये जो नया सिलेबस आया है यूपी बोर्ड 2022 से ही आया है, 21 से आया था क्योंकि 21 में बोर्ड परीक्षा नहीं हुई थी। तो इसलिए जो है आपका दो ही बोर्ड परीक्षा इस नए सिलेबस के आधार पर हुई है, तो इसीलिए आपको 22-23 के ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो भैया ये हो गया। अब देखिए जो क्या है, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस, क्या महत्व था आप गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, सीमापुरी में जो है बच्चों के लिए कूड़ा करकट का क्या महत्व था। तो यही महत्व था, उसी के आधार पर तो उनकी जीविका चल रही थी, उसी से उनका जीवन यापन हो रहा था, यही उनके लिए महत्व था ना, उसी से उनका परिवार चलता था, जो इसमें जो सेलेबल आइटम्स होते थे उसी को बेच करके। अब देखिए लिखे हुए हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज मींस कूड़ा करकट का महत्व, फॉर चिल्ड्रन मींस बच्चों के लिए, इन सीमापुरी सीमापुरी में, इज दैट मींस था कि इट प्रोवाइड्स देम आइटम्स, यह उन्हें सामग्रियां प्रोवाइड करता था, विच कैन बी सोल्ड फॉर कैश, जिसे कैश के लिए बेचा जा सकता था, विच कैन बाई देम फूड एंड इज अ मींस ऑफ सर्वाइवल, जो उनके लिए भोजन का काम करता था और जो है सर्वाइवल
था, सर्वाइवल का आधार था। तो वही है इट आइटम्स विच कैन बी सोल्ड फॉर कैश, विच कैन बाई देम फूड एंड इज अ मींस ऑफ सर्वाइवल। मींस यही इनके जीवन यापन का साधन था। तो ये हो गया आपके 8वें प्रश्न का क्या हो गया, सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो अब हम लोग 8वें से 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले एक बार और इस उत्तर को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब देखिए उत्तर आपका क्या है। The importance of garbage for children in Simapuri is that it provides them items which can be sold for cash, which can buy them food and is a means of survival। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपका जो है इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो है आपका, देखते हैं। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। यहाँ पर देखिए 8 4 प्रश्न आपका जो है हो गया, इससे हो गया। उसके बाद आपका जो है 9वां प्रश्न यहाँ पर देखिए डीप वाटर से है। ठीक है, ये आपका 8 प्रश्न यहाँ तक जो है आपका इससे हो गया। मीन्स आपका जो है चैप्टर 2 से हो गया, 4 प्रश्न हो गए। 4 प्रश्न जितने इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर से हो गए। अब आगे बढ़ते हैं अगले जो है तीसरे चैप्टर से। आपका तीसरा चैप्टर क्या है, डीप वाटर है। अब डीप वाटर की जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। अब पहला ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाउ डीप वाज दी पुल, पुल कितना गहरा था। व्हाट वाज देयर इनसाइड दी वाटर, पानी के अंदर क्या था। तो पुल कितना गहरा था, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए पुल कितना गहरा था। तो जो उसका सैलो एंड था, खोखला वाला भाग था, वो 2-3 फीट का था, और जो जो है डीप वाला एंड था 9 फीट का था। और जो है पानी के अंदर क्या था, एलोइस वाटर था, पानी के अंदर कुछ पीलापन वाला पानी था। तो वही आप लिख देंगे। तो अब देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं, द पुल वाज 2 or 3 फीट डीप एट द सैलो एंड। मींस जो है छिछले भाग पर पुल कितना गहराई वाला था, 2 से 3 फीट गहरा था। और एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप, जबकि यह 9 फीट गहरा था। एट द अदर एंड मींस दूसरी साइड, जबकि यह दूसरी साइड 9 फीट गहरा था। तो मींस आपका जो है पुल का एक तरफ छिछले वाले भाग में जो है ये 2-3 फीट गहरा था, और जो है आपका जो है जो डीप एंड था वह 9 फीट गहरा था। तो ये प्रश्न आपका 2022 के ईएफ में पूछा गया है। और दूसरा इसमें देखिए, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर क्या था। इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, द awful येलो वाटर मींस भयानक पीला पानी, वाज देयर इनसाइड द वाटर मींस पानी के अंदर था। पानी के अंदर क्या था, भयानक पीला पानी आपको वहां पर पानी के अंदर देखने को मिला था। तो ये हो गया आपका जो है इस 9वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और देखिए, उसके बाद हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द पुल वाज 2 or 3 feet deep at the shallow end and while it was 9 feet deep at the other end। अब आगे देखिए जो है क्या है, the awful yellow water was there inside the water। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके सामने है, वाट टेरर, कौन सा डर, सीज्ड डगलस, डगलस को जो है जकड़ लिया था। कौन सा डर डगलस को जकड़ लिया था। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, इसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। मींस कौन से डर ने उन्हें जकड़ लिया था और इसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो आपका कौन सा डर, वो जो पानी में पहली बार जो बचपन में जब डूबे थे तब वाला डर, इसके साथ साथ जो बाद में जो है जब पुल में इन्हें ढकेला गया था, ये दोनों डर जो है उन्हें जो है जकड़ लिए थे। और इसका इफेक्ट ये हुआ कि वह जहां कहीं पर भी जाते थे ये डर जो है उनका पीछा नहीं छोड़ता था। मींस उनका जो है सब कुछ आनंद किरकिरा कर देता था। अगर बोटिंग का आनंद लेना चाहते थे उसको किरकिरा कर देता था। इसी प्रकार से जो भी कैनोइंग का आनंद लेना चाहते थे, वो भी जो है नदी में नहाना चाहते थे तो भी आनंद किरकिरा हो जाता था। ये सारी चीजें थी। अब देखिए एक एक करके लिखे हुए हैं, द टेरर ऑफ वाईएमसीए पुल मींस वाईएमसीए पुल का आतंक या डर सीज्ड डगलस, डगलस को जकड़ लेता था। आगे है, इट्स इफेक्ट ऑन हिम, जो दूसरा प्रश्न है इसका प्रभाव क्या पड़ा, उसका उत्तर है इट्स इफेक्ट ऑन हिम, इसका उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। दैट इट फॉलोड एंड हॉन्टेड हिम, यह उनका पीछा करता रहा, एंड हॉन्टेड हिम और डराता रहा, वेयरएवर ही वेंट, जहां कहीं भी वे गए। ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, दैट हिज जॉय ऑफ फिशिंग, कि उनका जो है मछली पकड़ने का आनंद, बोटिंग नौका विहार का आनंद, स्विमिंग तैरने का आनंद, हैड ruined, क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका
था, तो ये उन्होंने महसूस किया। तो ये हो गया आपके इस 10वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द टेरर ऑफ YMCA पुल सीज्ड डगलस, इट्स इफेक्ट ऑन हिम वाज दैट इट फॉलोड एंड हॉन्टेड हिम वेयर एवर ही वेंट, ही रियलाइज्ड दैट हिज जॉयज ऑफ फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग हैड ruined। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। देखते हैं 11वां प्रश्न क्या है। और आप लोग ओबीए में ही अभी तो आपका जो है 22 प्रश्न बचे हैं, 10 प्रश्न हो गए हैं, 22 प्रश्न बचे हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 22 ही प्रश्न है, 22 प्रश्न अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, 32 टोटल है, 10 हो गया तो बचा 22 है। ठीक है, ऐसे ध्यान से बस समझिए, बाकी मजा आएगा। अब देखिए 11वां प्रश्न है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू, मतलब प्रशिक्षक ने क्या किया, टू ट्रेन डगलस, डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षक ने जो है डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया। तो अब एक रस्सी बांध देता था उनके चारों तरफ ना, उसी से उन्हें जो है पानी के अंदर जो चली जाती थी, उसी से वो पकड़े रहता था ना, यही हो जाएगा था ना। तो उसी चीज को आपको लिखना है इस प्रश्न के उत्तर में। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के इजी और आरईई सेट में पूछा गया और 2023 के जेडीएक्स सेट में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हैं, टू ट्रेन डगलस, डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, इंस्ट्रक्टर उनके चारों तरफ एक बेल्ट बांध देता था। अ रोप अटैच टू दी बेल्ट, और एक रस्सी जो है अटैच कर दिया हुआ था, बांधा हुआ था बेल्ट से, वेंट थ्रू अ पुली, जो पुली के माध्यम से होकर जाती थी, दैट रन ऑन ओवरहेड केबल, जो एक ओवरहेड केबल से होकर के गुजर रहा था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, वह जो है रस्सी के किनारे से पकड़ा रहता था। एंड डगलस वेंट बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, और डगलस आगे पीछे जाते थे अक्रॉस द पुल, मींस पुल के अंदर। और इससे जो है पुल के अंदर वह जो है पानी की बाहर से उन्हें पकड़ा रहता था, और पुल के अंदर डगलस आगे पीछे जो है जाते थे, तैरते थे, सीखते थे। तो ये हो गया 11वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। उत्तर एक बार और देखिए कि टू ट्रेन डगलस द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रन ऑन overhead cable, he held on to the end of the rope and Douglas went back and forth across the pull। तो भैया ये हो गया 11वें प्रश्न का उत्तर। अब यहां पर देखिए 12वां प्रश्न आपके सामने है, व्हाट वाज डगलस कंडीशन, डगलस की स्थिति क्या थी आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पुल, मींस पुल से बचने के बाद, मींस पुल से बचने के बाद डगलस की स्थिति कैसी थी। तो भैया डगलस क्या कर रहे थे, उल्टियां कर रहे थे, लगभग मरने वाले थे, उल्टियां कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद उस रात्रि वह कुछ खा नहीं पाए, ये डर हमेशा उनके साथ बना रहा, तो यही सारी स्थिति उनकी हुई थी ना। तो अब देखिए उसी प्रश्न का उत्तर देखिए, 12वें प्रश्न का उत्तर लिखे हुए हैं, डगलस वाज नियरली डाइड, डगलस लगभग मर चुके थे, एंड ओमिटिंग, और उल्टियां कर रहे थे, आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पुल, मींस पुल से बचने के बाद। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, वह जो है उस रात्रि नहीं खा पाए थे। फॉर डेज, कई दिनों तक, हॉन्टिंग फियर वाज इन हिज हार्ट, उनके हृदय में एक डरावना डर बना हुआ था, अगले कई दिनों तक उनके हृदय में एक डरावना डर बना हुआ था। तो भैया ये हो गया 22वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद 12वां प्रश्न, उसके बाद हम लोग 13वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, डगलस वाज नियरली डाइड and vomiting after getting escaped from the pool, he could not eat that night, for days hunting fear was in his heart। ये हो गया आपका 12वें प्रश्न का उत्तर हो गया। अब यहां पर देखिए 13वां प्रश्न आपका है, और ये 13वां प्रश्न किस चैप्टर से होगा, दी रेड ट्रैप वाले चैप्टर से होगा, क्योंकि चार प्रश्न करा रहे हैं, 3 चैप्टर आपका हो चुका, ये चौथा चैप्टर आपका दी रेड ट्रैप है। अब दी रेड ट्रैप से 4 प्रश्न यहां से आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न यहां पर देखिए 13वां प्रश्न दी रेड ट्रैप का क्या है, हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, रेड ट्रैप सेलर कौन था, हाउ डिड ही मेक देम, वह उन्हें कैसे बनाता था। तो रेड ट्रैप सेलर एक घुमक्कर था, जो जो है स्मॉल छोटी छोटी चूहेदानी को बना करके चारों तरफ उसे बेचने के लिए घूमता था। तो रेड ट्रैप सेलर की जो है पहचान हो गई, मिस उसका परिचय हो गया। दूसरा प्रश्न है, हाउ डिड ही मेक देम, वह उन्हें कैसे बनाता था, तो वह जिन सामग्रियों को मांग करके लाता था उसी से बनाता था, तो उसी चीज को आपको लिख देना होगा। अब देखिए लिखे हुए हैं, पहले जो प्रश्न है, हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, रेड ट्रैप सेलर कौन था, तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, द रेड ट्रैप सेलर वाज अ वेगाबॉन्ड, रेड ट्रैप सेलर एक घुमक्कर था,
हु वेंट अराउंड जो चारों तरफ जाता था, सेलिंग स्मॉल रेड टेप्स ऑफ वायर मींस वायर की बनी हुई छोटी छोटी चूड़ानियों को बेचने की जो चारों तरफ घुमा करता था, जाया करता था। तो ये तो रेड टेप सेलर का परिचय। दूसरा, हाउ डिड ही मेक देम, वह उन्हें कैसे बनाता था? इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, ही मेड देम, वह उन्हें बनाता था फ्रॉम द मटेरियल, उन सामग्रियों से, ही गॉट बाय बेगिंग, जिसे वह मांग करके लाता था, इन दी स्टोर्स मींस दुकानों से, आर एट दी बिग फार्म्स या बड़ी बड़ी फार्मों में से जो मांग करके लाता था, वह उन्हीं से जो है रेड टेप्स को बनाता था। तो भैया ये हो गया आपके 13वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग 14वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द रेड टेप सेलर वाज अ वेगाबॉन्ड हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड टेप्स ऑफ वायर, he made them from the material he got by begging in the stores or at the big farms। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस 13वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न मींस 14वां प्रश्न आपके सामने है, और ये 14वां प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के आरईई सेट में पूछा गया प्रश्न है। और ये 2022 में दो बार दो दो होना चाहिए, 3 बार हो गया है, ठीक है, लास्ट में इससे सही कर लेना, मिस टाइपिंग हो गया है, ठीक है। ये यूपी बोर्ड 2022 के आरईई सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ विद द रेड टेप सेलर के साथ इनटू द वुड्स मींस जंगल में, उस जंगल में रेड टेप सेलर के साथ क्या घटित हुआ था? तो भैया वह थक करके पहली बात तो जंगल में खो गया, उसके बाद थक खा करके जो है वहीं पर गिर गया तो उसने एक आवाज सुना जो रामसी आयरन वर्क्स से आ रहा था, उसके बाद वह रामसी आयरन वर्क्स में रहने के लिए गया। यही हुआ था ना? तो लिख दीजिए यही प्रश्न। तो देखिए लिखे हुए हैं, दी रेड टेप सेलर गॉट लॉस्ट इनटू द वुड्स मींस रेड टेप सेलर जंगल में खो गया था। फाइनली मींस अंततः ही सा नो वे आउट, वह उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझा। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पर लेट गया। ही हियर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज सुनी। अ हार्ड रेगुलर थंपिंग, एक लगातार थप 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 की आवाज जो है उसने सुनी। इट, एक हार्ड मींस एक मजबूत जो सख्त थी जो है उसकी आवाज सुनी। इट केम फ्रॉम रामसी आयरन वर्क्स, यह रामसी आयरन वर्क्स से आ रही थी। ही वेंट देयर टू स्टे दैट नाइट, और उस रात्रि को बिताने के लिए जो है वह जो है वहां पर गया। तो भैया ये हो गया आपके 14वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद 15वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, the red tape sailor got lost into the woods. Finally, he saw no way out and he sank down on the ground. He heard a sound, a hard, regular thumping. It came from Ramsey Ironworks. He went there to stay that night. तो भैया ये हो गया 14वें प्रश्न का उत्तर। अब यहां पर देखिए 15वां प्रश्न आपके सामने है, और ये 15वां प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएम सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, वाई वाज दी वेगाबॉन्ड मींस क्यों वह घुमक्कड़ नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस, आयरन मास्टर के साथ उसके घर जाने के लिए वह घुमक्कड़ तैयार क्यों नहीं था? तो घुमक्कड़ तैयार क्यों नहीं था भैया? इसलिए नहीं था क्योंकि वह एक चोर था तो उसकी चोरी पकड़ी जाती, जो 30 करोड़ चुरा करके वहां से ला रहा था वो पकड़ा जाता, इसलिए वह जाने के लिए तैयार नहीं था। अब देखिए उत्तर लिखे हुए हैं, दी वेगाबॉन्ड वाज नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर मींस वह घुमक्कड़ आयरन मास्टर के साथ जाने के लिए नहीं तैयार था। टू हिज हाउस मींस उसके घर, बिकॉज क्योंकि ही वाज अ थीफ, एक चोर था, एंड ही हैड फियर टू कॉट, और उसे पकड़े जाने का डर था, इसलिए जाने के लिए तैयार नहीं था। तो ये हो गया 15वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। तो एक बार जो है और उत्तर देखिए, इसके बाद हम लोग 16वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दी वेगाबॉन्ड वाज नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस बिकॉज ही वाज अ थीफ एंड ही हैड टू फियर टू कॉट। अब यहां पर देखिए 16वां प्रश्न आपके सामने है, व्हाई डिड एडला विल्मनसन वांट टू गिव हॉस्पिटैलिटी टू दी वेगाबॉन्ड दी स्ट्रेंजर मींस जो है एडला विल्मिंसन उसके प्रति, उस घुमक्कड़ के प्रति हॉस्पिटैलिटी मींस दया की भावना क्यों दिखा रही थी? उस जो है अजनबी के साथ मींस उस घुमक्कड़ उस अजनबी के साथ जो है वह दया की भावना क्यों दिखा रही थी? हॉस्पिटैलिटी, उसे आतिथ्य सत्कार क्यों दे रही थी? तो यह है 16वां प्रश्न। तो क्यों? क्योंकि वह एक दयालु लड़की थी, तो इसीलिए सिंपल सी बात, बिकॉज शी वाज अ काइंड गर्ल, वह एक दयालु लड़की थी, इसलिए वह उसके प्रति हम्बल थी, उसके प्रति जो है विनम्र थी, उसके प्रति बहुत जो है नॉर्मल थी, मतलब जो है बहुत उसके प्रति प्रेम उन्हें उमड़ रहा था। तो आपका जो है देखिए यही उत्तर लिखे हुए हैं कि एडला विल्मेंसन वांटेड टू गिव हॉस्पिटैलिटी मींस एडला विल्मेंसन आतिथ्य सत्कार देना चाहती थी टू दी वेगाबॉन्ड
दी स्ट्रेंजर मीन्स उस अजनबी घुमक्कड़ के लिए, बिकॉज क्योंकि सी वॉज अ मर्सीफुल गर्ल मीन्स वह एक दयालु लड़की थी, सी वॉज हैप्पी वह प्रसन्न थी, एंड फीलिंग होम लाइक और घर जैसा महसूस कर रही थी, टू मेक थिंग्स फॉर पुअर बेगापांड उस गरीब जो है घुमक्कड़ के लिए चीजें बना करके वह घर जैसा महसूस कर रही थी, उन्हें बहुत खुशी हो रही थी उस अजनबी व्यक्ति को खिलाने में, तो इसलिए जो है वह उसका आतिथ्य सत्कार की मीन्स से जो है जाने नहीं दी। तो भैया ये हो गया आपका 16वें प्रश्न का उत्तर। एक बार और देखिए, उसके बाद 17वें प्रश्न की तरफ आगे हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, एटला वेलमेंसन वांटेड टू गिव हॉस्पिटैलिटी टू द वेगाबॉन्ड द स्ट्रेंजर बिकॉज शी वाज अ मर्सीफुल गर्ल, शी वाज हैप्पी एंड फीलिंग होम लाइक टू मेक थिंग्स फॉर पुअर वेगाबॉन्ड। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। अब यहां पर देखिए 17वां प्रश्न आपका इंडिगो चैप्टर से आ गया भैया। 4 प्रश्न आपका दी राइट टाइप से हो गया, अभी इंडिगो चैप्टर से आ गया, मतलब आपका आधा कंप्लीट हो गया है। 8 चैप्टर टोटल, 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, 4 चैप्टर अभी बचे हुए हैं। तो भैया 34-35 मिनट की क्लास हो गई, बाकी 34 से 35 मिनट और बचा होगा, मींस आधे घंटे की भी और क्लास है। तो मस्ती से पढ़िए, कोई क्वेश्चन मिस मत करिए। अब देखिए चैप्टर 5 है इंडिगो। अब इंडिगो के जो है प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, उसकी विशेषता क्या थी। तो भैया राजकुमार शुक्ला एक शेयर क्रॉपर था ना, चंपारण का एक शेयर क्रॉपर था ना, बटाईदार किसान था ना, तो वही लिख दोगे। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, उसकी विशेषता क्या थी। तो इसकी विशेषता यह थी कि वह इलिटरेट अनपढ़ था, लेकिन अपने डिसीजन के प्रति रेजोल्यूट रहता था, मींस दृढ़ निश्चय रहता था। तो ये उसकी विशेषता हो गई। तो अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रॉपर, राजकुमार शुक्ला एक बटाईदार था। अब चंपारण इन बिहार, चंपारण बिहार में एक बटाईदार किसान राजकुमार शुक्ला था, पहले प्रश्न का उत्तर। और उसका जो है विशेषता क्या थी, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, हिज स्पेशलिटी वाज, उसकी विशेषता थी कि दैट ही वाज इलिटरेट, कि वह अनपढ़ था, बट रेजोल्यूट फॉर हिज डिसीजन, लेकिन अपने निश्चय के प्रति दृढ़ निश्चय रहता था, मींस अपने डिसीजन के प्रति जो है दृढ़ निश्चय रहता था। तो ये हो गया आपके 17वें प्रश्न का उत्तर। एक बार और देखिए, उसके बाद हम लोग 18वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण इन बिहार, राजकुमार शुक्ला चंपारण बिहार का एक बटाईदार किसान था। हिज स्पेशलिटी वाज, उसकी विशेषता थी कि दैट ही वाज इलिटरेट, कि वह अनपढ़ था, बट रेजोल्यूट फॉर हिज डिसीजन, लेकिन अपने निश्चय के प्रति दृढ़ रहता था, यही इसकी विशेषता थी। तो भैया ये हो गया 17वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 18वां और अगला प्रश्न है, वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी, क्यों राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहते थे। तो भैया जो अन्याय हो रहा था जो है चंपारण में, उसकी शिकायत करने के लिए मिलना चाहते थे ना, जो जमींदारी लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रहा था, अन्याय वाला लैंडलॉर्ड सिस्टम, जमींदारी व्यवस्था चल रही थी, उसी की शिकायत करने के लिए जो है वह यहाँ पर आए हुए थे। तो वही है, गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे, तो यही रीजन था, इसलिए वह जो है राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहते थे। अब देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं, राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहते थे, टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, मींस बिहार में जो जमींदारी की व्यवस्था का अन्याय चल रहा था उसकी शिकायत करने के लिए वे यहाँ पर आए हुए थे, गांधी जी से मिलना चाहते थे। इन चंपारण, चंपारण में द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स मींस जो है अंग्रेज जमींदार, फोर्स द इंडियन शेयर क्रॉपर मींस भारतीय जो है जमींदार, शेयर क्रॉपर मींस जमीन शेयर क्रॉपर बटाईदार, बटाईदारों को जो है मजबूर करते थे, टू ग्रो इंडिगो ऑन द लैंड मींस जमीन पे इंडिगो उगाने के लिए। तो भैया ये हो गया 18वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, इसके बाद हम लोग 19वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, इन चंपारण द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स फोर्स्ड द इंडियन शेयरक्रॉपर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन द लैंड। तो भैया ये हो गया 18वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब यहां पर देखिए 19वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है, वाई डिड गांधी जी चाइड द लायर्स, गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटे फटकारे।
और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के आरई सेट में, 2023 के जेडीएक्स सेट में पूछा गया है, मतलब दोनों वर्ष में लगातार पूछा गया। तो गांधी जी वकीलों को क्यों डांटे फटकारे? क्योंकि वकील लोग भैया बहुत ही पैसा वसूलते थे, इसलिए गांधी जी उन्हें वो डांटा फटकारा। तो देखिए लिखे हुए हैं, गांधी जी चाइडेड द लायर्स, गांधी जी वकीलों को डांटे फटकारे फॉर कलेक्टिंग बिग फी, मीन्स बड़ा फीस वसूलने के लिए, मीन्स अत्यधिक फीस वसूलने के लिए। फ्रॉम दी पुअर शेयर क्रॉपर्स, मीन्स गरीब बटाईदारों से अत्यधिक फीस वसूलने के लिए जो है उन्होंने जो है इस चीज को किए हुए थे, मीन्स उन्होंने जो है वकीलों को डांटा फटकारा था। तो भैया ये हो गया आपका इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो आपका फिर से एक बार देख लीजिए, उसके बाद 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर है, गांधी जी चाइडेड द लायर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स। अब यहां पर देखिए आपका 20वां प्रश्न है, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, 5वें चैप्टर का। प्रश्न क्या है, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, मींस गांधी जी चंपारण के पूर्ण विकास के लिए क्या किए? और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडवी सेट में पूछा गया है, और ये प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा गया है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा गया था, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा गया था। तो आपको ऐसा उत्तर लिखा रहे हैं जो दोनों में चल सकता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में थोड़ा सा और बढ़ा दोगे, और शॉर्ट में तो इतना बेहतर है, इससे तो ज्यादा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका उत्तर क्या लिखे हुए हैं, इन ऑर्डर टू एजुकेट द पीपुल ऑफ चंपारण, चंपारण के लोगों को पढ़ाने के लिए गांधी जी मेड एन अपील, गांधी जी ने एक अपील किया फॉर टीचर्स, में शिक्षकों से एक अपील किया, एक प्रार्थना किया कि आप आइए यहाँ पर बच्चों को पढ़ाइए। आगे है, प्राइमरी स्कूल्स वर आल्सो ओपनड इन 6 विलेजेस, मींस प्राथमिक विद्यालय 6 गांवों में खोले गए, टू टीच चिल्ड्रन, मींस बच्चों को पढ़ाने के लिए। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दी मिजरेबल हेल्थ कंडीशन, और दयनीय स्वास्थ्य की कंडीशन को, स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए गांधी जी गॉट अ डॉक्टर, गांधी जी डॉक्टर की व्यवस्था किए। ही सेड टू हिज वाइफ कस्तूरबा, उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा से कहे टू टॉक दी वुमेन, स्त्रियों से बात करने के लिए, टू गेट रीड ऑफ दियर फिल्दी स्टेट ऑफ क्लोथ्स, मींस अपने दयनीय कपड़े की दयनीय स्थिति से उजह निकालने के लिए जो है गांधी जी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा से बात करने के लिए उन गांव की स्त्रियों से कहे। दस इस प्रकार से गांधी जी मेड मेनी एफर्ट्स, गांधी जी बहुत प्रयास किए फॉर दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, चंपारण के पूर्ण विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए इस प्रकार बहुत सारे प्रयास किए। तो आप देख सकते हैं कितना गांधी जी ने प्रयास किया हुआ था। ठीक है, तो भैया 20 प्रश्न हो गए। आगे बढ़ते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न किस चैप्टर से होगा? पोएट एंड पैनकेक से है, जो आपका प्रोज का नंबर चैप्टर नंबर 6 है। तो अब यहां पर देखिए पहला प्रश्न है 21वां मींस इस चैप्टर का पहला प्रश्न, व्हाट वाज पैनकेक, पैनकेक क्या था? तो भैया पैनकेक मेकअप मटेरियल का एक ब्रांड नेम था। हाउ वाज इट रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियोज, यह जेमिनी स्टूडियो से कैसे संबंधित था? तो भैया जेमिनी स्टूडियो से यह इस प्रकार से संबंधित था क्योंकि ट्रक में भर करके जो है पैनकेक जेमिनी स्टूडियो में लाया जाता था, तो इस प्रकार से जेमिनी स्टूडियो से संबंधित था। तो अब देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल, मींस पैनकेक मेकअप मटेरियल का एक ब्रांड नाम था। आगे है, इट वाज रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियोज, जो दूसरा प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर है इट वाज रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियोज, यह जेमिनी स्टूडियो से संबंधित था, बिकॉज क्योंकि जेमिनी स्टूडियो बॉट इट इन ट्रक लोड्स, जेमिनी स्टूडियो से ट्रक में भरकर लाता था, इस प्रकार से यह जेमिनी स्टूडियो से संबंधित था। तो भैया ये हो गया 21वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। तो एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग 22वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल, इट वाज रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियोज बिकॉज जेमिनी स्टूडियोज बॉट इट इन ट्रक लोड्स। अब यहां पर देखिए 22वां प्रश्न है, वेयर वाज द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो सिचुएटेड, मतलब जो है जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट कहां पर स्थित था? तो भैया मेकअप डिपार्टमेंट कहां पर स्थित था? चेन्नई में स्थित था, और चेन्नई में ऐसी बिल्डिंग के ऊपर स्थित था, मींस जिसे माना जाता था कि जो रॉबर्ट क्लाइव का
अस्तबल था, वहीं पर रॉबर्ट क्लाइव घोड़े रखते थे, उसकी ऊपरी बिल्डिंग पर यह स्थित था चेन्नई में। तो अब देखिए वही इसी चीज को लिखे हुए हैं, द मेकअप डिपार्टमेंट मींस मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मींस जेमिनी स्टूडियो का वाज लोकेटेड स्थित था इन चेन्नई, चेन्नई में स्थित था। इन दी अपस्टेयर्स, अपस्टेयर मींस होता दूसरी मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर स्थित था ऑफ अ बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग की विच बिलीव टू हैव बीन द स्टेबल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, जिसे माना जाता था कि यह रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल है, मींस अस्तबल था, मींस जिसे रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल माना जाता था, उसकी ऊपरी मंजिल पर जो है ये जेमिनी स्टूडियो स्थित था। तो भैया जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट स्थित था। तो ये हो गया 22वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग 23वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर हो गया, द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वाज लोकेटेड इन चेन्नई इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग व्हिच बिलीव्ड टू हैव बीन द स्टेबल्स ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। तो भैया ये हो गया 22वें प्रश्न का उत्तर। अब यहां पर देखिए 23वां प्रश्न आपके सामने है, What was the position of सुब्बू in Gemini Studios and why? जेमिनी स्टूडियो में जो है सुब्बू की स्थिति क्या थी और क्यों थी? तो भैया ये नंबर 2 का था, जो मालिक थे, मालिक के बाद ही सुब्बू का नंबर था, क्योंकि बहुत विद्वान आदमी था, हर का हर फल मौला था, हर कमवा कर लेता था, तो इसलिए यह अपने बॉस का बहुत चहेता हो गया था। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए लिखे हुए हैं, सुब्बू वाज द सेकंड पर्सन इन द जेमिनी स्टूडियोज, सुब्बू जेमिनी स्टूडियो में द्वितीय व्यक्ति था, बिकॉज क्योंकि ही वाज अ चीयरफुल पर्सन, वह एक प्रसन्न व्यक्ति था, हु वाज वेरी लॉयल इन नेचर, और जो नेचर में स्वभाव में बहुत ईमानदार था, ही यूज्ड टू हेल्प द बॉस, वह बॉस की मदद किया करता था, व्हेनेवर द बॉस वाज इन अ फिक्स, जब बॉस समस्या में होते थे, आर नीडेड सम हेल्प, या तो उन्हें जो है किसी मदद की आवश्यकता होती थी। ही वाज दस वेरी क्लोज टू दी बॉस, इस प्रकार से वह अपने बॉस के बहुत नजदीक था, इसीलिए इससे बहुत लोग जला भी करते थे, इससे जेलसी रखते थे। तो अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर एक बार और देखिए, फिर इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, सुब्बू वाज द सेकंड पर्सन इन द जेमिनी स्टूडियोज बिकॉज ही वाज अ चीयरफुल पर्सन हु वाज वेरी लॉयल इन नेचर, ही यूज्ड टू हेल्प द बॉस व्हेनेवर द बॉस वाज इन अ फिक्स आर नीडेड सम हेल्प, ही वाज दस वेरी क्लोज टू दी बॉस। तो भैया ये हो गया आपका इस 23वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब यहां पर देखिए 24वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है ध्यान से देखें, हु ओन्ड द जेमिनी स्टूडियोज, मींस जेमिनी स्टूडियो का मालिक कौन था, ओन्ड मींस जो है चलाता कौन था, अर्थात मालिक कौन था। तो भैया जेमिनी स्टूडियो का मालिक कौन था, तो एस एस वासन जेमिनी स्टूडियोज के मालिक थे ना। तो अब देखिए इसी चीज को लिखी है, मिस्टर एस एस वासन मींस मिस्टर एस एस वासन ओन्ड द जेमिनी स्टूडियोज, मींस यही जेमिनी स्टूडियो के क्या थे, मालिक थे। तो आपका हो गया डायरेक्ट उत्तर हो गया, मिस्टर एस एस वासन ओन्ड द जेमिनी स्टूडियोज। तो आपका इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करा दिए। अब यहां पर देखिए अगला चैप्टर जो दी इंटरव्यू करके है, इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, 25वां प्रश्न है, बस आपका 8 ही प्रश्न बचा है, अब आप लोग उबिए नहीं, बस खत्म होने वाला है, ठीक है। 25वां प्रश्न है, हु वाज कैरोलिन, कैरोलिन कौन थी, व्हाट डिड सी राइट इन हर डायरी, वह अपने डायरी में क्या लिखती हैं। तो भैया कैरोलिन कौन थी, रुडयार्ड किपलिंग की पत्नी थी, और वह अपनी डायरी में क्या लिखती हैं कि उनके दिन को 2 रिपोर्टर ने खराब कर दिया, ठीक है। तो यही वह अपने डायरी में लिखती हैं। तो देखिए लिखे हुए हैं, कैरोलिन वाज द वाइफ ऑफ रुडयार्ड किपलिंग, कैरोलिन रुडयार्ड किपलिंग की पत्नी थी। सी रोट इन हर डायरी फॉर 14 अक्टूबर 1892, वह 14 अक्टूबर 1892 में अपने 92 में अपनी डायरी में लिखती हैं, दैट देयर डेज वाज रिकेड, कि उनके दिन को बर्बाद या खराब कर दिया गया, बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन के 2 रिपोर्टर्स के द्वारा उनके दिन को खराब कर दिया गया। यही उन्होंने डायरी में लिखा हुआ था ना, तो इसी चीज को हमने यहां पर लिख दिए। तो ये हो गया 25वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद 26वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, कैरोलिन वाज द वाइफ ऑफ रुडयार्ड किपलिंग, सी रोट इन हर डायरी फॉर 14 अक्टूबर 1892 दैट देयर डे वाज रिकेड बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन। अब यहां पर देखिए 26वां प्रश्न आपके सामने है, हु वाज अम्बर्टो इको, अम्बर्टो इको कौन थे। तो भैया अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर थे ना, बोलंगना यूनिवर्सिटी की, इटली में एक बोलंगना यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर अम्बर्टो इको थे। इसके साथ साथ एक प्रसिद्ध नोवेलिस्ट भी थे।
तो नोवेलिस्ट बोले तो उपन्यासकार, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। तो अब इसी क्यों लिख दीजिए, यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं अम्बर्टो इको वाज अ प्रोफेसर। अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोंगना इन इटली। इटली के बोलोंगना यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे एंड अ फेमस नोवेलिस्ट, और एक प्रसिद्ध जो है उपन्यासकार थे। तो भैया ये हो गया 26वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब यहां पर देखिए 27वां प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इंटरव्यूअर। एक इंटरव्यूअर की पोजीशन क्या होती है, स्थिति क्या होती है। तो वह जो है पावर और इन्फ्लुएंस, अभूतपूर्व पावर और इन्फ्लुएंस के पोजीशन रखता है ना, तो उसी चीज को देखिए लिख दीजिए। दे लिखे हुए हैं द इंटरव्यूअर होल्ड्स मींस इंटरव्यूअर रखता है अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर मींस एक स्थिति, अनप्रेसिडेंटेड मींस अभूतपूर्व स्थिति रखता है, आप पावर एंड इन्फ्लुएंस मींस शक्ति और प्रभाव का। तो भैया ये हो गया द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस हो गया। तो ये 27वें प्रश्न का आपका सीधे सटीक उत्तर हो गया कि द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस हो गया। अब यहां पर देखिए 28वां प्रश्न आपके सामने है, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, व्हाट वाज क्या था द नेम ऑफ द रोज मींस द नेम ऑफ द रोज क्या था। तो भैया ये क्या था देखिए लिखे है द नेम ऑफ द रोज वाज मींस द नेम ऑफ द रोज था अ फेमस नोवेल, एक प्रसिद्ध नोवेल था रिटन बाय इटालियन ऑथर, जो इटालियन ऑथर अम्बर्टो इको के द्वारा लिखा गया था। तो ये हो गया रिटन बाय इटालियन ऑथर अम्बर्टो इको। तो आपका देखिए फिर से इसका उत्तर देख लीजिए, द नेम ऑफ द रोज वाज अ फेमस नोवेल, एक प्रसिद्ध नोवेल था रिटन बाय इटालियन ऑथर अम्बर्टो इको, जो इटालियन लेखक अम्बर्टो इको के द्वारा लिखा गया था। तो भैया ये हो गया आपके 28वें प्रश्न का सीधा सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 29वां प्रश्न, और 29वां प्रश्न किस चैप्टर से होगा, गोइंग प्लेसेस चैप्टर मींस आपके प्रोज के अंतिम चैप्टर से अब 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, हु वाज सोफी, सोफी कौन थी, व्हाट वर हर ड्रीम्स, उसके सपने क्या थे। तो भैया सोफी एक टीनेज गर्ल थी मींस एक नाबालिग लड़की थी जो है मिडिल क्लास की, जो सपने देखती थी एक मैनेजर बनने की, एक्ट्रेस बनने की या फैशन डिजाइनर बनने की। इसके साथ साथ वो सोचती थी कि उसका स्वयं की बुटीक भी हो मींस दुकान भी हो, ऐसे सपने देखा करती थी, यही उसके ड्रीम्स थे, मतलब बड़े बड़े ड्रीम थे उसके। तो अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। जो पहला प्रश्न है हुआ सोफी, सोफी कौन था, उसका देखिए लिखे हैं सी सोफी वाज अ टीनेज गर्ल, सोफी एक टीनेज गर्ल थी फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली मींस मध्य वर्गीय परिवार की एक जो है टीनेज लड़की थी। हु ड्रीम्स, अब अगला प्रश्न है ना व्हाट वर हर ड्रीम्स, उसके सपने क्या थे, इसका उत्तर देखिए लिखे हैं हु ड्रीम्स, जो सपने देखती थी आप बीइंग अ मैनेजर, एक मैनेजर बनने की, आर एन एक्ट्रेस या एक जो है एक्ट्रेस मींस नायिका बनने की, आर फैशन डिजाइनर या फैशन डिजाइनर बनने की सपने देखा करती थी। सी आल्सो विशेस, यह भी इच्छा रखती थी टू हैव अ ओन बुटीक, इसका स्वयं का अपना एक बुटीक हो, एक दुकान हो, वह यह भी इच्छा रखती थी। तो ये हो गया आपके 29वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और देखिए फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोफी वाज अ टीनेज गर्ल फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली हु ड्रीम्स ऑफ बीइंग आइदर अ मैनेजर और एन एक्ट्रेस और फैशन डिजाइनर। सी आल्सो विशेस टू हैव अ ओन बुटीक। अब यहां पर देखिए 30वां प्रश्न आपके सामने है, What did जेंसी आस्क, जेंसी ने क्या पूछा टू सोफी, सोफी से अबाउट डैनी कैसी, डैनी कैसी के बारे में। तो भैया जो है जेंसी ने डैनी कैसी के बारे में सोफी से क्या पूछा, तो भैया यही पूछा था ना कि जो है मीटिंग के बारे में ना कि डैनी कैसी से मिली कि नहीं मिली, तो वही पूछी थी। तो देखिए वही लिख दिए हैं नेक्स्ट वीक, अगले जो है सप्ताह, व्हेन जेंसी मेट सोफी, जब जेंसी सोफी से मिलती हैं, सी आस्क्ड हर अबाउट द मीटिंग ऑफ डेनिस कैसी, वह उसके डैनी कैसी की मीटिंग के बारे में पूछती है, मिलने के बारे में पूछती है, जिसका जो है सोफी सपने देखा करती थी। तो भैया ये हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। क्या उत्तर हुआ, नेक्स्ट वीक व्हेन जेंसी मेट सोफी सी आस्क्ड हर अबाउट द मीटिंग ऑफ डैनी कैसी। अब यहां पर देखिए 31वां प्रश्न आपके सामने है, व्हाई वाज सोफी डिसअपॉइंटेड, सोफी क्यों निराश थी, हाउ डिड सी रिटर्न, वह वापस कैसे लौटी। तो सोफी निराश इसलिए थी क्योंकि डैनी कैसी नहीं आया था, और रिटर्न कैसी हुई, वह अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करते हुए वापस लौटी। तो देखिए लिखे हुए हैं सोफी वाज डिसअपॉइंटेड, सोफी उदास थी बिकॉज, क्योंकि डैनी कैसी डिड नॉट कम टू मीट हर, क्योंकि डैनी कैसी उससे मिलने नहीं आया था। सी रिटर्न इन सैडनेस,
वह वापस लौटी दुखी में, रिमेंबरिंग हर पास्ट मीटिंग, अपनी पुरानी मीटिंग को याद करते हुए वह दुखी में वापस लौटी। तो भैया ये हो गया 31वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि सोफी वाज डिसअपॉइंटेड बिकॉज डैनी कैसी डिड नॉट कम टू मीट हर, सी रिटर्न्ड इन सैडनेस रिमेंबरिंग हर पास्ट मीटिंग। अब यहां पर देखिए आपका 32वां और अंतिम प्रश्न, क्या प्रश्न है? डिड सोफी रियली मेट डैनी कैसी, क्या सोफी वास्तव में डैनी कैसी से मिली थी? बिल्कुल नहीं मिली थी, क्योंकि यह उसका कल्पना था, इमेजिनेशन था। जैसे लड़कियां होती है ना कि सोच लेती हैं कि हम ब्याह करेंगे, विराट कोहली से ब्याह करेंगे, शाहरुख खान से ब्याह करेंगे। पहले तो शाहरुख खान बहुत क्रेज में थे, रणबीर कपूर से ब्याह करेंगे, इक्वल जो हीरो लोग हैं ऐसा लोग से सोच लेती हैं। हाँ, बचपन में जब होती है ना, मतलब जब 9 से 12 तक या ग्रेजुएशन में होती हैं, तब सोच लेते हैं कौन डीएम से शादी करेंगे, ठीक है, हम प्रधानमंत्री से ब्याह कर लेंगे। ऐसा ऐसा उनका ख्वाब, बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। लेकिन जब ब्याह करने का समय आता है, ऐसा काला कुट्टा जहाँ काला कबरा इंसान से उनका ब्याह हो जाता है कि वो सोचबा ही नहीं की होती है जिसका जो है कि ऐसा भी इंसान से ब्याह हो जाएगा। तो ठीक है भैया, तो ऐसा कुछ सोफी का भी स्थिति थी, वह बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखी हुई थी और कल्पना में डैनी कैसी को ही सोच लिया कि डैनी कैसी से एक बड़े फुटबॉलर थे, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, वहां स्मिथ चैप्टर में दिया था, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो उससे विवाह करने के लिए सोफी भी सोच ली थी और बिना मिले ही कल्पना कर ली, हम जो है डैनी कैसी से मिले हुए हैं, उसने मुझे जो है अगले प्लेस पे मिलने के लिए बुलाया भी है, ऐसा उसका हाइपोथेसिस भी हो गया था, इमेजिनेशन भी हो गया था। तो देखिए लिखे हुए हैं, नो सोफी डिड नॉट एक्चुअली मीट डैनी कैसी, नो नहीं, सोफी जो है वास्तव में डैनी कैसी से नहीं मिली थी। सोफी ओनली इमेजिन्ड अबाउट डैनी कैसी, सोफी केवल कल्पना की थी डैनी कैसी के बारे में। तो भैया ये हो गया आपका 32वें और अंतिम प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हुआ? नो सोफी डिड नॉट एक्चुअली मीट डैनी कैसी, सोफी ओनली इमेजिन्ड अबाउट डैनी कैसी। तो ये हो गया 32वें प्रश्न का उत्तर। इस प्रकार से आपका सभी इंपॉर्टेंट प्रोज के 60 आंसर टाइप क्वेश्चन आपको करा दिए इस क्लास में। तो एक ही क्लास में सभी इंपॉर्टेंट 60 आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, अगली क्लास में सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे प्रोज के, उसके बाद इसी तरह से पोएट्री के हो जाएंगे, फिर इसी तरह से आपका विस्तार का हो जाएगा। तो 15 क्लास हो गई है, 5 क्लास आपकी और बची है। 5 क्लास में आपका पूरा सिलेबस जो है मीन्स पांचों आपका जो टॉपिक बचा है आपका भी लिटरेचर से, पांचों अगली 5 क्लास में करा देंगे और मैक्सिमम परीक्षा आपका 5 फरवरी तक आपकी क्लासेस दे दी जाएंगी, तो आप परेशान ना हो, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया। बाकी यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। एक क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए थी, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने कहीं पर भी क्लास को शेयर किया तो सीधे आपको क्रैश कोर्स के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप बात का ध्यान रखेंगे कि इस क्लास को आपको कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। पढ़ाई हमेशा इतनी करो कि लड़की भले रिजेक्ट कर दे पर उसका बाप सिलेक्ट कर ले। तो भैया बच्चा पार्टी जो है समझ लेना कैसे आपको पढ़ाई करना है, तन का अगर गड़बड़ाए तो समझ लेना कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। तो भैया इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।